नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, ये जो हमारी क्लास रहने वाली है साथियों, ये क्लास रहेगी पैट के लिए, क्योंकि पैट के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं। तो उस क्रम में ये पैट की क्लास रहने वाली है और पैट में हम रिवीजन क्लास के तौर पर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास। और इतिहास में जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके पैट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन क्लास रहेगी, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल टू द पॉइंट हम फैक्ट की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, इंडस वैली की अगर मैं बात करूँ तो जो पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है वो है ये कि इसका जो है किस काल की है। ये इतिहास को हमने कई सारे कालों में बांट रखा है, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो उस क्रम में जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये है साथियों आदि ऐतिहासिक, याद रखना इसको आदि ऐतिहासिक कालक्रम में रखा जाता है। ठीक, तो इसको आदि ऐतिहासिक कालक्रम में हम लोग रखते हैं। आदि ऐतिहासिक कालक्रम का मतलब क्या है भैया? तो आदि ऐतिहासिक काल का मतलब है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब एक ऐसा समय जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा कोई समय जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद होता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, वो आदि ऐतिहासिक होता है। एक ऐसा समय जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, वो प्राक ऐतिहासिक होता है। और ऐसा समय जिसके पास हमारा लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी, हम उसे पढ़ भी सकते हैं, वो ऐतिहासिक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है साथियों, ये आदि ऐतिहासिक है। ठीक है, दूसरा इसका अगर हम देखें इसका समय, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसमें जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है इसका समय। तो इसका जो समय है साथियों वो है 2500 से करीब करीब 1700 BC, यानी 2500 से 1700 ईसा पूर्व का इसका समय है। 2500 से 1700, और 1700 भी कैसे, 1750 करो आप लोग, ठीक है। तो इसका जो समय है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय है। इस समय पर ये यहाँ कार्यरत थी भारत के क्षेत्र में। अगर हम इसका एरिया देखें तो इसका नाम चूंकि क्या है, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसका नाम है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो इसके जो ज़्यादातर स्थल हैं वो सिंधु के किनारे ना मिलके जो सरस्वती है उसके किनारे मिले हैं। इसी वजह से वर्तमान में इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता, या कुछ भारतीय जो इतिहासकार हैं वो केवल इसको सरस्वती सभ्यता कहकर भी पुकारते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आकार की बात करें इसका, अच्छा सबसे पहले इसका एरिया देख लेते हैं। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें, किस तरीके का क्षेत्रफल था इसका, ठीक है। तो क्षेत्रफल में आपको जो एब्सोल्यूट नंबर है वो याद नहीं रखना है, क्षेत्रफल में आपको याद रखना है इसका आकार किस तरीके का था। तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में थी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल का एरिया है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका आकार आप याद रखो, ठीक है, कि इसका आकार या जो इसका क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था, यानी कुछ इस तरीके से ये जो है मौजूद थी। ठीक, अगर हम इसके देखें कि इसके चतुर्दिश बिंदु क्या हैं, यानी अगर हम देखें कि सबसे उत्तर में इसका कौन सा क्षेत्र मिला है, सबसे दक्षिण में कौन सा मिला है, सबसे पूर्व में कौन सा मिला है, और सबसे पश्चिम में कौन सा क्षेत्र मिला है, ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चलिए, एक हमारे पास फोटो है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो। तो याद रखना, इंडस वैली का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है वो है मांडा। मांडा एक इलाका है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये चिनाब नदी के किनारे है, और यहाँ से खुदाई में जो है इंडस वैली के चिन्ह मिले। तो इस वजह से मांडा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी शहर है। दक्षिण में आप जाओगे तो दक्षिण में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शहर है वो है दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। अच्छा, मांडा कहाँ है? तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। और दैमाबाद कहाँ है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखना। दैमाबाद इंडस वैली का सबसे दक्षिणी शहर है। ईस्ट में अगर आप जाओगे तो इंडस वैली का जो सबसे ईस्ट वार्ड शहर है वो है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, और ये पड़ता है मेरठ, यूपी में। तो यूपी का है, तो आप लोगों को याद रखना है। और पश्चिम में आप जाओगे तो ये है सूतका गैंडोर, दश्क नदी के किनारे, और ये है पाकिस्तान में। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा है, और सबसे पश्चिम में कौन सा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अच्छा, चलिए वापस लौटते हैं।
चलिए, तो ये हमने देख लिया। इसके आगे अगर हम बढ़े साथियों, तो पेपर में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 में चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले इसकी जानकारी दी कि जहाँ पर आज सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर नीचे कोई शहर बसा हुआ है। अब ये चार्ल्स मैसन कौन था? तो चार्ल्स मैसन बेसिकली एक रेलवे इंजीनियर था, जिसने सबसे पहले बताया कि जिस जगह पर ये जो हड़प्पा का क्षेत्र है, ठीक है ना, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, वहाँ पर कोई सभ्यता दबी हो सकती है। तो उसके बारे में जानकारी देने वाला ये पहला शख्स था। बाद में जो है इसका विशेष जो सर्वेक्षण है वो जेम्स कनिंघम द्वारा 1853 में किया गया, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी सही खुदाई है वो हुई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो आपको याद रखने हैं, जो इसके खोजकर्ता हैं वो हैं 1921 में दयाराम बहादुर साहनी। तो दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ऐसा इस तरीके से पेपर में सवाल आता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और दयाराम साहनी ने जिस क्षेत्र को सबसे पहले खोजा था वो क्षेत्र कौन सा था? वो था हड़प्पा। इसीलिए इसका एक अन्य नाम क्या मिल जाता है? इसका एक अन्य नाम हमें हड़प्पा सभ्यता भी मिल जाता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक एक करके जो इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ चूँकि सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया, तो पहले हड़प्पा की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए हड़प्पा की अगर हम बात करें, हड़प्पा, तो इसमें देखो आपको क्या क्या याद रखना है। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ याद रखने वाली है? सबसे पहले तो इसकी खोजकर्ता कौन है, किस वर्ष उन्होंने खोजा है, और हड़प्पा में खुदाई से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसके खोजकर्ता तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया 1921 में दयाराम साहनी, और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इंडस वैली के जितने भी शहर हैं किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो ये रावी नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी, 1921। अच्छा, है कहाँ पर ये वर्तमान में? तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पर है? तो एक जगह है मोंटगोमरी। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान पर मौजूद है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा नामक जो शहर हमें मिला था वो यहीं से मिला था, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं खुदाई में वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि ये चीज़ खुदाई में किस स्थान से मिली है। तो एक छोटा सा लिस्ट है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मिली हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे अन्नागार, याद रखना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नागार मतलब ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब एक ऐसी जैसे हमारे यहाँ घरों में होती है ना, जैसे गांव में हम लोग रखते हैं कुठिया। कुठिया में क्या होता है? हम बहुत सारा गेहूँ साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं। जब अप्रैल में मई में गेहूँ की कटाई होती है तो हम क्या करते हैं? गेहूँ को अपने घरों में इकट्ठा कर लेते हैं एक बड़ी सी कुठिया के रूप में, ठीक है। तो वैसे ही इन लोगों की भी एक बड़ी सी कुठिया होती थी, एक सामूहिक कुठिया होती थी जिसको ये लोग कहते थे अन्नागार, जिसमें पूरे क्षेत्र का, पूरे समाज का अन्न एक जगह रखा जाता था। तो विशाल अन्नागार था जो कहाँ से मिला था साथियों? जो मिला था हमें हड़प्पा नामक जगह से, ठीक है, याद रखना। दूसरा इसमें क्या मिला है? इसमें हमें खुदाई में मिला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक, तो कुम्हार का चाक भी यहाँ से खुदाई में मिला है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की मूर्ति हम कह सकते हैं। मातृ देवी की मूर्ति से हमें ये संकेत मिलता है कि ये लोग देवी देवता की पूजा करते थे, और देवी देवता की पूजा में भी मूल रूप से धरती माँ की पूजा किया करते थे। धरती को माँ मानते थे क्योंकि मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो ये इससे संकेत मिलता है। इसके अलावा यहाँ से एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी मिला है जिसका नाम है RS-37। तो यहाँ से खुदाई में साथियों एक विशाल कब्रिस्तान यहाँ से खुदाई में मिला है जिसका नाम है RH-37। ये RS-37 इस कब्रिस्तान का नाम है जो यहाँ से खुदाई में हमें मिला है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो वर्तमान में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हमें दिखाई देती है जो यहाँ से मिली है साथियों, वो है स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक होता है ना इस तरीके से, ये तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है सबसे पहले यहीं से हमें मिला है, ठीक है।
तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो यहाँ से हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि चांदी की जब बात आती है ना, चांदी की, इसको आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। तो चांदी का इस्तेमाल सर्वप्रथम, चांदी का इस्तेमाल सर्वप्रथम हड़प्पा के लोगों ने किया, है ना। तो हड़प्पा के लोग इस मामले में थोड़ा सा आगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सिटी है वो है साथियों इसमें मोहनजोदड़ो। अगला जो इंपॉर्टेंट सिटी है इसका वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज हुई है 1922 में, और करने वाले व्यक्ति हैं राखल दास बनर्जी। ठीक है, 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसको खोजा। कहाँ पर है ये? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये है सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किनारे कहाँ पर है ये? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में एक जगह है लरकाना। तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में वर्तमान में ये अवस्थित है। यानी चाहे हड़प्पा की बात करें चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें, ये दोनों ही वर्तमान में कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान में है। एक रावी नदी के किनारे है और ये सिंधु नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरीके से ये इसकी राजधानी थी हम कह सकते हैं, और पूरे सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। इसको आप नोट कर लेना, सबसे बड़ा शहर। राजधानी थी तो फिर ऑब्वियस बात है, राजधानी तो बड़ा शहर ही होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस नगर की अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी इसकी सड़कें। ठीक है, इसकी सड़कें इसकी विशेषता थी, और इसकी जो सड़कें थी वो जैसे शतरंज होता है ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से इसकी सड़कें थी, यानी ग्रिड आकार की इसकी सड़कें थी इंडस वैली की, इस तरीके से, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी? उसकी सड़कें, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे शतरंज होता है वैसे ही। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है पेपर में इसका अर्थ पूछ लेता है, ये जो नाम है ना मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ पूछ लेता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अन्य नाम है या इसका जो मतलब है मोहनजोदड़ो का, ये है मुर्दों का घर। मुर्दों का घर, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो है मुर्दों का घर, या फिर कई बार इसको हम इस तरीके से बोल देते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब इसका खुदाई नहीं हुआ था 1922 से पहले, तो बच्चे यहाँ खेलने जाते थे, तो ये क्या था, एक बड़ा सा टीला था। तो अब चूंकि इसके नीचे तो पूरा शहर बसा हुआ था टीले के नीचे, तो वहाँ बहुत सारी लाशें भी थी, कब्रिस्तान भी था। तो खुदाई में क्या होता था, बच्चों को कई बार खोपड़ियाँ मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, तो लोग सोचते थे ये कब्रिस्तान है। इसी वजह से उन्होंने इस टीले को नाम दे दिया क्या? मृतकों का टीला या मुर्दों का घर। या मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम मिलता है नखलिस्तान। नखलिस्तान इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि नदी के किनारे थी, तो है ना, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, इस वजह से इसका एक अन्य नाम नखलिस्तान भी हमें मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी यहाँ की, इस वजह से इसको हम लोग नखलिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से हमें खुदाई में क्या क्या मिला है ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ से जो चीज़ें हमें खुदाई में मिली हैं उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है जो आपको याद रखना है वो है स्नानागार। स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक स्नानागार हमें मिला है। ठीक है, ये स्नानागार कोई ऐसा नहीं था जिसमें जाकर के लोग सीधे डुबकी मार रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जो धार्मिक रूप में इस्तेमाल होती थी। बहुत बड़ा सा एक पॉन्ड होता था, इसमें पानी भरा जाता था और लोग विशेष अवसरों पर यहाँ पर इकट्ठा होते थे और अपने ईश्वर से, मातृ देवी से अपनी जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए उनसे उपासना या पूजा पाठ किया करते थे। तो एक बहुत बड़ा सा एक ग्रेट बात इसे हम लोग कहते हैं।
तो स्नानागार कहाँ से मिला है हमें? स्नानागार हमें मिला है साथियों मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे यहाँ पर शिव की मोहर मिली है, सील जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे डांसिंग गर्ल मिली है, नर्तकी की प्रतिमा, नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल हमें यहाँ से मिला है। सूती कपड़ा भी हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। तो सूती कपड़ा हो गया, भगवान शिव की मोहर हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिली हैं, ठीक है। और हम देखें तो यहाँ पर हमें घर में कुआं और तांबे का ढेर भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मोहनजोदड़ो के घरों में कुआं प्राप्त हुआ है। घरों में कुआं, घरों में कुआं का मतलब है कि इनके पास खुद का व्यक्तिगत कुआं था, यानी ये लोग अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। हाँ, और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया अन्नागार आपका, तो वैसे जिस तरीके से अन्नागार आपका हड़प्पा से मिला है, वैसे ही अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से भी मिला है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अन्नागार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि सभी पूरे समाज का, पूरे क्षेत्र का जो खाना होता था वहीं स्टोर किया जाता था, तो वहाँ पर ये सारा कुछ रखा जाता था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखेंगे अगला शहर। अच्छा, इसमें कुछ और भी कुछ फैक्ट रह गए हैं जो कि मैं आपको सबसे बाद में, जब ये टॉपिक हो जाएगा तो सबसे बाद में या तो पीडीएफ के माध्यम से वरना कुछ फोटोज़ के माध्यम से मैं वो आपको सारे के सारे बता दूंगा। कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं आपका, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। अगला जो शहर है हमारे पास वो है चनहूदड़ो। चलिए, अगला जो सिटी है जो इंडस वैली का इंपॉर्टेंट है वो है चनहूदड़ो। अब इसमें आपको देखो क्या याद रखना है, इसकी लोकेशन याद रखना। ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है ये। और इसमें खोजकर्ता या कब इसकी खोज हुई है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। इसमें आप बस ये याद रखो कि यहाँ से मिला क्या है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चनहूदड़ो की वो है ये कि ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें कोई सुरक्षा दीवार नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको समझाता हूं। जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं है, अब इसका मतलब क्या है? देखो इंडस वैली को जब आप पढ़ते हो, और इंडस वैली में एक बहुत ही फेमस चीज़ है उनका टाउन प्लानिंग, जिसे हम लोग कहते हैं नगर नियोजन, यानी इंडस वैली के लोग किस तरीके से शहर बनाते थे वो। तो इंडस वैली के जो शहर होते थे वो मेनली दो हिस्सों में बटे होते थे, इस तरीके से। इस तरीके से शहर जो है दो हिस्सों में बटा हुआ होता था। एक हिस्सा होता था पूर्वी हिस्सा और एक हिस्सा होता था पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। और ये दो हिस्सों में इस तरीके से बटा हुआ होता था। और सामान्यतः क्या होता था कि ये या तो पूरी रक्षा दीवार से घिरा होता था, और अगर पूरी रक्षा दीवार से नहीं घिरा होता था तो कम से कम पश्चिमी हिस्सा रक्षा दीवार से घिरा होता था, क्योंकि यहाँ पर रहते थे अमीर लोग पश्चिमी हिस्से में और यहाँ पर रहते थे सामान्य लोग, गरीब जनता। तो इस वजह से इसको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहता था। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं थी। वैसे ज़्यादातर शहरों में सुरक्षा दीवार थी, बट चनहूदड़ो एक ऐसा शहर था जिसमें कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं थी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका मतलब बीड, मनका बनाने का कारखाना। तो मनका जो कि बीड है, यानी एक तरीके का हम कहें एक आभूषण जिसे महिलाएं इस्तेमाल करती थी, पुरुष इस्तेमाल करते थे, तो उसका कारखाना भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा यहाँ से जो है मेकअप किट मिली है ना, लिपस्टिक जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ से हम देखें तो वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये बस सुन लो आप लोग, एक मेकअप किट मिली है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा भी चिन्ह मिला है जिसमें ये दिखाया गया है कि बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। तो ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं ये कहाँ से मिले हैं हमें? ये मिले हैं साथियों चनहूदड़ो से, जो कम से कम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। एक पॉइंट आप इसमें और याद रखना चाहो तो ये कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता भी राखलदास बनर्जी ही हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले शहर की ओर। तो साथियों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अगला शहर है वो है अपने भारत में, वो है लोथल। लोथल महत्वपूर्ण है, याद रखना।
सबसे पहले तो लोथल है किस राज्य में, तो लोथल है गुजरात में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है भैया ये, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोथल एक बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर का क्या मतलब है, यानी ये एक ऐसा शहर था जहां पे जहाज आते थे, रुकते थे, सामान को लादते थे, उतारते थे और फिर वापस जाते थे। एक तरीके सा मतलब एक तरीके का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण हम कहें बंदरगाह, तो ये एक बंदरगाह नगर था। और चूंकि बंदरगाह नगर था, है ना, या फिर हम कहें कि यहाँ पे मिला है एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब वो जगह जहाँ पे जहाज रुकते हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बंदरगाह नगर है, व्यापार चल रहा है, तो निश्चित रूप से लोथल को हम क्या कहेंगे, ये एक व्यापारिक शहर था। ठीक है, एक व्यापारिक नगर हम इसे कह सकते हैं लोथल को। तो लोथल इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है। लोथल से जो है दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कम से कम आपको याद रखनी है। जैसे एक तो अगर घोड़े की हड्डियों की हम बात करें, देखो घोड़े के चिन्ह जो है वो हर जगह से नहीं मिले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने भाई पैट की तैयारी कर रहे हो, मतलब पहले भी दिया होगा, तो आपको पता होगा कि इंडस वैली में घोड़े के प्रयोग के चिन्ह नहीं मिलते हैं। घोड़े के इस्तेमाल के पहली बार चिन्ह कहाँ मिलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन में। वैदिक जो आर्य थे उन्होंने घोड़े का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया, लेकिन इंडस वैली में घोड़े के प्रयोग के चिन्ह बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस वैली के लोग घोड़े को जानते ही नहीं थे या घोड़ा देखा नहीं था, ऐसा नहीं है, घोड़े को जानते थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फैमिलियर या उसका यूज कैसे करना है ये नहीं पता था उन्हें। लेकिन इसके बावजूद भी घोड़े के प्रमाण मिले हैं और ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहीं से मिली है घोड़े की हड्डियां, घोड़े की हड्डी या घोड़े की अस्थि हम कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है जिसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे और क्या मिला है, तो यहाँ पे शतरंज खेल के प्रमाण भी मिले हैं। शतरंज, हालांकि शतरंज का जनक भारत ही है, तो ऑब्वियस बात है ना, शतरंज का प्रमाण मिला है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम इसमें और देखें थोड़ा सा तो हमें पता चलेगा कि यहीं से चावल का छिलका यानी चावल की भूसी या धान की भूसी भी यहीं से प्राप्त हुई है। और चूंकि एक व्यापारिक नगर था, इस वजह से लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोथल को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा का मैनचेस्टर। ये आपको ध्यान रखना है, मैनचेस्टर, क्योंकि एक व्यापारिक नगर था, काफी बड़े पैमाने पे व्यापार यहाँ हो रहा था, तो इसको हड़प्पा का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ से जो है, चूंकि व्यापार चल रहा था, दुनिया भर का व्यापार हो रहा है, तो यहाँ से जो है हमें एक फारस की मोहर भी मिली है। फारस की मोहर, फारस की मोहर यहाँ मिलने का अर्थ ये है कि यहाँ के लोग फारस के साथ व्यापार करते थे और फारस के लोग यहाँ आकर के व्यापार किया करते थे, जिसका चिन्ह है कि यहाँ से फारस की मोहर प्राप्त हुई है। और खुदाई में यहाँ पर एक मिट्टी की नाव भी मिली है, जो कि आप लोगों ने देखी होगी, मिट्टी की नाव। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें लोथल से मिली है। लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये बंदरगाह वाला है, और कहाँ पर है लोथल ये ध्यान रखना, व्यापारिक नगर है। तो ये सारी चीज़ें आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है लोथल, क्योंकि एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, अगला जो इसमें शहर है साथियों वो है कालीबंगन। चलिए देखते हैं, अगला जो इसमें शहर है जो आपको याद रखना है वो है कालीबंगन। अगला शहर है हमारे पास कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और ये है कहाँ पे जगह, तो भैया ये जगह है राजस्थान में। आप लोगों को याद रखना है कालीबंगन, और इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियां, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जैसे जुते हुए खेत के प्रमाण। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यानी एक ऐसा खेत हमें मिला है जो जुता हुआ है। जुताई से सेंस कि उसमें इस तरीके से लाइनें बनी हुई है ना, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि साहब ये एक जुता हुआ खेत है। ठीक, तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं। इसके अलावा ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से चूंकि खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, इसका मतलब ये है कि हल भी यहीं से मिला होगा। भाई जब खेत जुता हुआ तो हल भी मिलेगा, तो लकड़ी का हल भी मिला है, लकड़ी का हल। अब ये खिलौने के जैसा है, जैसे
छोटा खिलौना होता है ना वैसा। अब जैसे हमारे यहाँ के बच्चों के पास कैसे खिलौने मिलते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों के पास आपको कार का खिलौना मिलेगा, हवाई जहाज का खिलौना मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बड़े रूप में एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो हमने इनका खिलौना बनाया है। अगर कालीबंगन से लकड़ी का हल खिलौना मिला है, मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग या बड़े स्तर पे हल का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी तो खिलौना बना है। तो ये यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि ये लोग हल का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ से चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं साथियों, चूड़ियों के साक्ष्य, चूड़ियों के साक्ष्य। तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और भूकंप के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगन से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार के भी यहाँ पर प्रूफ हमें कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला शहर देखते हैं हम लोग। चलिए, अगला शहर है हमारे पास धोलावीरा। अगला शहर है साथियों हमारे पास धोलावीरा। चलिए, अगला शहर है हमारे पास धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है सबसे पहले तो साथियों? तो धोलावीरा भी गुजरात में है, याद रखना। और ये भी एक तरीके का, हम कहें तो एक तरीके का ये भी पोर्ट सिटी था। ठीक है, और ये लूनी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, और ये भी समुद्र के किनारे बसा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है, यहाँ से उच्च स्तरीय जल प्रबंधन के चिन्ह मिले हैं। उच्च स्तरीय जल प्रबंधन व्यवस्था, इसकी विशेषता है, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पानी का सिस्टम कर रखा था। दूसरा, चूंकि ये समुद्र के किनारे था, एक तरीके से मुहाने पर था। ठीक है, तो यहाँ पर सुनामी के भी साक्ष्य मिले हैं, सुनामी कि संभवतः यहाँ पर कभी सुनामी आई होगी, ऐसे भी साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। यहाँ एक जो अन्य महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि धोलावीरा एकमात्र नगर है जो 3 हिस्सों में विभाजित था। बाकी जितने भी शहर हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने बताया कि ज़्यादातर शहर जो है वो 2 हिस्सों में विभाजित होते थे, पूरब और पश्चिम, बट इसमें 3 हिस्से हैं, यानी 3 हिस्सों में बटा हुआ शहर है, तो इस मामले में थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई सिटी है तो वो है धोलावीरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे इसको, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। कब शामिल हुआ है? तो 2021 में शामिल हुआ है। हालांकि ये बात आपसे पेपर में नहीं पूछी है कि कब शामिल हुआ है, लेकिन है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है। धोलावीरा से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है अब कुछ छोटे छोटे और रह गए हैं, उनको देख लो आप लोग यहाँ पे, है ना। अब उनके नाम वाम बस देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिनको आपको देखना है और इनकी लोकेशन कम से कम याद रखना, और किस नदी के किनारे है ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है भाई। देखो, हड़प्पा हम लोगों ने पढ़ी लिया। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला, दयाराम साहनी ने खोज करता है 1921 में रावी के किनारे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम पढ़ चुके हैं। कालीबंगन हमने देख ही लिया, धौलावीरा देख ही लिया, चनहुदड़ो देख ही लिया, लोथल देख ही लिया। अब इसको देख लो, ये है कोट दीजी। ये कहाँ पर है? ये है सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के किनारे है। फिर है बनावली। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, और सरस्वती नदी के किनारे है। फिर है रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, रंगपुर की हम बात करेंगे तो रंगपुर जो है ये अपना भारत में ही है, गुजरात में, और ये बहादुर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है मेरठ जिले में है, अपने यूपी में ही है। ठीक है, और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको हमने देखा। सूत का गैंडौर हमने देखा ही, पाकिस्तान में है। ठीक है, दश्क नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, एक इसमें जगह और है, वो है राखीगढ़ी, उसको भी देख लो आप लोग। ठीक है, चलिए, एक इसमें जगह और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसका नाम है राखीगढ़ी।
राखी गढ़ी में बस इतना ध्यान रखना, हरियाणा में है ये राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। और महत्वपूर्ण इसलिए है राखी गढ़ी कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो भारत में है वो है साथियों राखी गढ़ी। ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या है, कुछ और छोटे छोटे फैक्ट और रह गए हैं और फिर ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें, चलिए राखी गढ़ी वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, राखी गढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बात करेंगे इनके समाज की। बेसिक फैक्ट रह गए हैं, 2-2 4-4, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे इनका समाज कैसा था। तो एक एक लाइन के फैक्ट है ये। समाज था इनका मातृसत्तात्मक, यानी इन लोगों का जो समाज था उसमें महिलाओं की चलती थी। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब है कि परिवार की मुखिया कोई महिला होगी, यानी परिवार में जो सबसे बड़ी महिला होगी उसी को परिवार की मुखिया माना जाएगा। इसका प्रमाण हमें ऐसे भी मिलता है कि यहाँ से जो है मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। ठीक है ना, एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें पृथ्वी माँ के पेट से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, ये भी सिद्ध करता है। ठीक है, तो ये समाज जो है मातृसत्तात्मक था, महिलाओं की यहाँ चलती थी और घर की सबसे सीनियर महिला ही यहाँ पर परिवार की मुखिया होती थी। यूपी में ऐसा नहीं है, लेकिन यूपी का जो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, वहाँ पे अभी वो लोग आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं। उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं जो 15 सालों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, सबको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं। उसमें भी यही है कि जो परिवार की मुखिया होगी वो किसी महिला को ही माना जाएगा। और वैसे भी आप यूपी में भी देखो तो बहुत सारे में जैसी योजनाएं चलती हैं, जैसे PM आवास है, CM आवास है। तो इसमें क्या होता है कि जो परिवार की महिला मुखिया होती है उसके अकाउंट में ही पैसा जाता है। तो इसका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। आगे हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि किस तरीके की थी, तो ये भी आप लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है पहले तो क्या है, अपठनीय है। पहले तो आप ये समझो, यानी सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा, लिपि कैसी है, ये भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोग्राफिकल, यानी इसमें क्या है, इसमें अक्षर के स्थान पर चित्र है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, कमल का फूल इस तरीके से एक चित्र ये हो गया, एक गोला हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक है, और ये बना दिया, तो इस तरीके की कुछ इनकी लिपि है जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस वजह से अपठनीय है। लेकिन भाव चित्रात्मक इनकी लिपि है, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पवित्र पशु की अगर हम बात करें, पवित्र पशु, तो इनका जो पवित्र पशु है वो है कुबड़ वाला बैल। आप लोगों ने मोहर वो जरूर देखी होगी, कुबड़ वाला बैल, उसकी सील है, मोहर है, जो आप लोगों ने जरूर फोटोज़ वगैरह में देखी होगी, इसमें कोई नई बात नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये लोग जो है किसकी पूजा किया करते थे, देवी की, तो देवी में जैसे मैंने बताया मातृसत्तात्मक समाज है तो देवियों का प्रभाव ज़्यादा था, तो ये लोग पूजा करते थे मातृ देवी की या पृथ्वी माता की पूजा करते थे। इसके अलावा जो है भगवान शिव का पशुपति मोहर भी यहाँ से मिला है, तो ये भी एक माना जाता है कि संभवतः ये लोग पशुपति यानी भगवान शिव और मातृ देवी जो कि उर्वरकता की देवी हैं उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखें साथियों, तो ये लोग व्यापार वगैरह भी करते थे और नापतोल भी करते थे। तो जो इनकी नापतोल चलती थी उसे देख लो, मापतोल। तो मापतोल में ये लोग जो वाट इस्तेमाल करते थे उसके बारे में पूछ लेता है। तो जो इनका माप होता था वो 16 के गुणक में चलता था, है ना। हाँ, इनका जो मापतोल चलता था 16 के गुणक में चलता था, यानी 16 फिर 32 फिर 48 इस तरीके से चलता था। तो ये आप लोगों से पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। फसलों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर गेहूं और जौ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी फसलों के बारे में इन्हें जानकारी थी, उनका उत्पादन किया करते थे। मेनली जौ और गेहूं का ही ये मेन इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल इस्तेमाल नहीं करते थे,
चावल भी इस्तेमाल करते थे और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ये लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे शहद एक महत्वपूर्ण ये लोग खाद्य पदार्थ था जिसका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। और लास्ट पॉइंट जो है इसमें मैं आपको बता दूं वो है ये कि ये जो सभ्यता है साथियों, ठीक है, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को सबसे अंत में मैं आपको बता देता हूँ, इस सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। स्टार्टिंग में हमने देखा कि चांदी का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, लेकिन चांदी से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ये कि इस सभ्यता को कहा जाता है साथियों कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कांसे को बनाने की विधि यानी तांबा और पीतल इनको मिला करके उन्होंने एक नई धातु बनाई और उसको नाम दिया कांसा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये पहली मिश्र धातु थी जो इंसानों के द्वारा विकसित करी गई। ठीक है, तो ये हुई साथियों हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो आज हमने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब हमने यहाँ कवर कर लिए हैं इंडस वैली के। इस क्लास की अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं जितने भी लेक्चर लूँगा पैट के उनसे जुड़ी हुई सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम पैट का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है, इसमें मैं बस सीधे सीधे फैक्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है आपके पास। पढ़ा आप लोगों ने पहले से भी होगा, तो एक तरीके की ये रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।